हेलो, मैं परमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद परमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 28। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य 7,000 रुपये, 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8,000 रुपये है, तो एक टेबल का मूल्य क्या होगा। आपको गिवन है 2 टेबल प्लस 3 चेयर का मूल्य बराबर कितना है, 7,000 रुपये। यह है आपकी पहली इक्वेशन। उसके बाद आपको दिया गया है 3 टेबल प्लस 2 चेयर का मूल्य कितना है, 8,000 रुपये। ये आपकी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको पूछा है एक टेबल का मूल्य, तो यहाँ से आपको चेयर को क्या करना होगा, गायब करना होगा। और इसको गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, चेयर के साथ जो गुणा में है 3 और 2, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। उसके बाद इस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 2 से इस पूरी समीकरण को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद 2 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 3 से हम क्या करेंगे, इस समीकरण को गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आगे इसको गुणा करते हैं तो ये होगा 3 तिया 9, 9t प्लस 3 दूना 6c बराबर 3 अठा 24,000। ये हो गई आपकी तीसरी इक्वेशन। ठीक है, इस संख्या से हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में इसको गुणा कर रहे हैं। तो ऐसे ही इस समीकरण में भी हम करेंगे। तो 2 दूना 4t प्लस 2 तिया 6c बराबर 2 सत्ता 14, 14,000। ये हो गई आपकी चौथी समीकरण। अब हम क्या करते हैं, समीकरण तीसरे में से समीकरण चौथे को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 ये करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे भी होगा माइनस और यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका +6 में से -6 हम +6 और -6 कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 9t में से 4t गया, कितना t बचा, 5t। 5t बराबर आपका बचेगा 24 में से 14 गया 10, 10,000। तो t बराबर कितना होगा, 10,000 बटे 2। तो 10,000 बटे 5। ये यहाँ पे 5 था तो ये जाएगा आपका बट्टे में। तो 5 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। तो टेबल का मूल्य कितना होगा, 2,000 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी, अगर a की पावर m की होल पावर n अगर आपको दिया हो तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 की पावर 2, इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब जो है, इसका मतलब ऐसे नहीं होता 2 की पावर 3 गुणा 2। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है, पहले हम इसकी पावर करेंगे 3 की। तो 3 की पावर क्या होगी, 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर हो गई आपकी 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपका है 2 की पावर 2 की होल पावर 3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वाले फॉर्मूले में हम इसको अब रखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 3 दूना 6, 2 की पावर 6। और ये आपको दे रखा है क्या, 2 की पावर 3 की पावर 2 भागा 2 की पावर 2 की होल पावर 3। इसका मतलब आपका होता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 9। और भाग को हम लिख सकते हैं बट्टे में भी। और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 की पावर 6। और इसका मान आपका होता है, अगर a की पावर आपके पास m है और a की पावर n है तो इसकी वैल्यू होती है a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर m यहाँ पे है 9, n आपका है 6। तो 2 की पावर 9 में से 6 गया 3 बराबर 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 8। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है,
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है, पहले आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, सवाल को पढ़िए, समझिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आप ज़्यादा सीख पाएंगे। एक हॉल 60 मीटर लंबा व 25 मीटर चौड़ा है। उसमें एक जैसे वर्गाकार चौके लगानी हैं। इसमें लग सकने वाली कम से कम चौकों की संख्या होगी। आपके पास जो है एक वर्गाकार क्या है? एक हॉल है, ठीक है। वर्गाकार नहीं, आयताकार आपके पास हॉल है और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है? इसकी लंबाई दे रखी है 60 मीटर और इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको 25 मीटर। अब वो बोलता है कि इसमें कम से कम कितनी चौके लग सकती है। जहाँ पे कम से कम वर्ड आपके पास आता है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? इनका HCF निकालना है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, मासापा, ठीक है। तो इन दोनों का जो मासापा होगा, 60 के गुणनखंड होते हैं आपके 2 दूना 4, 3 12, 5 60 और 25 के गुणनखंड आपके होते हैं 5 गुणा 5 और HCF या मासापा बराबर होता है जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? 5। तो इनका HCF कितना आया? 5। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम वहाँ पे वर्गाकार चौके लगाते हैं तो सबसे छोटे वर्ग की जो भुजा होगी वो क्या होगी? 5। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 5। तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25। तो एक वर्ग कितना क्षेत्रफल घेरेगी? 25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरेगी, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे पूछा है कितनी चौके उसमें लगेंगी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका होगा लंबाई गुणा चौड़ाई मीन्स 60 गुणा 25 और एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। तो टोटल कितने यहाँ पे वर्गाकार चौके लगेंगी? एक चौक का क्षेत्रफल कितना है? 25 मीटर स्क्वायर। तो टोटल यहाँ पे लगेंगी 60 गुणा 25। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 25 से तो इतनी यहाँ पे क्या लगेंगी? वर्गाकार सीटें लगेंगी या वर्गाकार चौके लगेंगी। तो 25 से कट गया 25 बार, 25 से कट गया 25 एक बार, तो 60 एकम 60। तो टोटल कितनी यहाँ पे चौके लगेंगी? 60। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए? तो वोट तो टोटल कितने डाले गए होंगे? वोट डाले गए होंगे आपके टोटल 100%। इसमें से जो है एक बंदे ने कितने वोट लिए? 40%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में से 40 कम हो गए तो कितने बचे? 60%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वह दूसरे से 298 मतों से हार गया, लेकिन यहाँ पे वो कितने वोटों से हारा है? भाई 40 से 60 कितना ज़्यादा है? 60 माइनस 40 बराबर 20% वोटों से वह हारा है, ठीक है। 20% से हारा है, लेकिन वास्तव में वह कितने वोटों से हारा है? वो हारा है आपका 298 वोटों से। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 298/20। अब इसने पूछा है कुल कितने मत डाले गए थे, तो कुल मत कितने हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू आपकी होगी 298/20 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 चौको 8 और 2 9 18। तो यहाँ पे आपका आएगा 149 × 10 बराबर क्या होगा? 1490, ठीक है। तो टोटल कितने वोट डाले गए थे? 1490। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, औसत का क्वेश्चन है। पहले भी आपको बता चुका हूं, तो आप इसको करने का प्रयास करें। 5 संख्याओं का औसत 46 है। यदि इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 44 हो तो अंतिम 2 का औसत क्या होगा? औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर आपका होता है आंकड़ों का योग, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे आपको दी है संख्या कितनी है? 5, औसत कितना है? 46। तो यहाँ पे है 46 बराबर योग कितना होगा? 5 संख्याओं का योग, इसको मान लो, योग को मान लो आप x,
5 संख्याओं का जो योग है वो है आपका x बटे टोटल संख्याएं कितनी है 5, तो x की वैल्यू कितनी होगी 46 गुणा 5 बराबर 5 छक्का 30, 5 चौको 20 और 3 23 बराबर x। तो 5 संख्याओं का जो टोटल योग है वो कितना है 230। अब इसके बाद इसने बोला है इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत। अब 3 संख्याओं के लिए हम निकालते हैं, 3 संख्याओं के लिए यहाँ पे 3 संख्याओं का जो औसत है, औसत कितना है 44, ठीक है। औसत 44 है बराबर 3 संख्याओं का योग हम मानते हैं y अपॉन टोटल संख्याएं कितनी है 3, तो y का मान कितना आएगा 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 132। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2 संख्याओं का योग आएगा। 2 संख्याओं का, भाई 5 का टोटल ये था, 3 का योग इतना है तो बची 2 संख्याएं, तो 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग बराबर आपका होगा x माइनस वाई। 5 संख्याओं का योग माइनस 3 संख्याओं का योग, तो 5 संख्याओं का योग आपका है 230 और 3 संख्याओं का योग आपका है 132। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 8, यहाँ पे 9 में से 3 गया, सॉरी 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, तो इन दोनों का योग कितना आ गया 98। तो 2 संख्याओं का योग कितना है 98 और औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आपका होता है, औसत आपका होता है, औसत बराबर आपका होता है, योग कितना है 98, ऊपर आता है योग 98। टोटल संख्याएं कितनी हैं, कितनी संख्याओं का पूछा है 2 संख्याओं का बटे 2, तो 2 से कटेगा कितनी बार, 2 चौको 8 और 2 9 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो ये आपको सभी को पता होगा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं आपकी 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक चलती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होगा। तो द्विघात समीकरण आपकी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसमें जो मूलों का योग होता है वो होता है आपका, मूल होते हैं इसके अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, मान लो इसके मूल क्या हैं अल्फ़ा और बीटा, तो मूलों का जो योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस बी बटे ए, ये वाला बी बटे में ए, और इनका अगर गुणनफल निकालना हो तो ये गुणनफल आपका होता है सी अपॉन ए, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे समीकरण देखते हैं क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 8x बराबर 0। अब इस माइनस 8x को हम आगे लेके जाते हैं, 4x स्क्वायर, क्योंकि समीकरण तो ऐसे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो माइनस 8x यहाँ पे आएगा और प्लस 5 लास्ट में जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, a बराबर तो आपका है 4, b बराबर आपका क्या है -8, ठीक है, और c बराबर आपका क्या है 5। अब इसने पूछा है मूलों का योग, और मूलों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है। तो माइनस बी का मान कितना है -8, तो माइनस यहाँ पे माइनस तो पहले से ही है, और बी का मान कितना है -8 अपॉन में आपका आएगा ए कितना है 4। अगर हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 8/4, 4 से कटेगा 8 2 बार, तो प्लस का 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एक चीज़ आप और लिख लीजिए, प्लस इंटू माइनस बराबर आपका होता है माइनस, दूसरा माइनस इंटू प्लस आपका होता है प्लस, तीसरा माइनस इंटू माइनस आपका होता है माइनस, और चौथा प्लस इंटू प्लस आपका होता है प्लस। इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए,
अगर विपरीत चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो क्या आ रहा है माइनस, और अगर सेम चिन्ह यहाँ पे गुणा हो रहे हैं तो क्या आ रहा है प्लस। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आपका माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आपका माइनस होगा, यहाँ पे आपका आएगा प्लस। जब भी विपरीत चिन्ह गुणा होंगे तो क्या आएगा माइनस, और एक जैसे साइन अगर गुणा होंगे तो क्या आएगा प्लस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। x² + 4 का वास्तविक गुणक क्या है? ये वाला क्वेश्चन या तो इसमें गलत दे रखा है या फिर ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता। तो आप एक काम करना, अगर आपको इसका सॉल्यूशन मिलता है तो आप मेरे को भी इसका सॉल्यूशन बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले आपने देखना है वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, r का क्या हो रहा है स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे a + b + a × b अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है भाई, r, यहाँ पे r ही क्या है a है, तो r कितना बढ़ा 100, a बराबर है 100, b बराबर आपका कितना है, b बराबर भी कितना है 100, क्योंकि r को ही बढ़ाया गया है। ठीक है, त्रिज्या को ही बढ़ाया गया है, और त्रिज्या कितनी बार गुणा हो रही है 2 बार। तो यहाँ पे हम रखेंगे 100 + 100 + 100 × 100 अपॉन में आपका आएगा 100, 100 से 100 कट गया, यहाँ पे आपका बच गया 100 + 100 प्लस यहाँ पे भी आपका बचेगा 100, तो बराबर कितना होगा 300%। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, a + b × a × b अपॉन 100। ठीक है, ये वाला ही फॉर्मूला आपको क्या करना है यूज़ करना है, इससे क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है, यदि किसी कार्य को A 9 दिनों में समाप्त करता है तो B A से 50% अधिक काबिल है, तो वह इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं, A और B। ये यहाँ पे कहता है कि जो A है, जो B है वो A से 50% अधिक काबिल है। ठीक है, अगर A एक काम को 100 दिनों में नहीं, A की क्षमता कितनी है 100, यहाँ पे है आपका क्षमता एफिशिएंसी, A की क्षमता आपकी है 100, तो B की क्षमता कितनी होगी 50% अधिक काबिल है। तो 100 तो ये पहले से था A, तो A से 50% अधिक काबिल है, इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी होगी 150। अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो ये होगा आपका 50 × 150, 50 × 100। तो जो क्षमता का जो अनुपात आएगा वो आएगा आपका 2:3। तो जो क्षमता का अनुपात होता है उसका ठीक उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो आपका हो जाएगा 3:2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टाइम दिया है A का, तो A काम करता है कितने दिनों में 9 दिनों में, और यहाँ पे A कितने दिनों में कर रहा है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी है 9, 1 की वैल्यू कितनी होगी 9/3, मतलब 3 × 9, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसने क्या पूछा है, तो वह इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, B इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो B की क्षमता कितनी है 2, तो दो कार्य को कितने दिन में करेगा, B कार्य को कितने दिनों में करेगा 2 × 3, तो 2 × 6, टोटल कितने दिनों में करेगा 6 दिनों में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है और उनका गुणनफल 20 है, उनका पारस्परिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? इस क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम लग रही है। यहाँ पे आपका आएगा उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यहाँ पे आपका आना चाहिए उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है,
तो चलिए इसको देखते हैं। पहली संख्या यहाँ पे मान लीजिए x है, दूसरी मान लीजिए क्या है, y है। अब इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 10, इन दोनों का गुणनफल कितना है 20। अब इनके व्युत्क्रम क्या होंगे, x का व्युत्क्रम होगा 1/x, x का व्युत्क्रम होगा 1/x प्लस y का व्युत्क्रम होगा 1/y। तो इन दोनों का योग बराबर पूछा है हमें, ठीक है। तो इनका योग क्या होगा, इनका एलसीएम आएगा x प्लस वाई। अगर हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका y। तो y से 1 के साथ अगर गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा y प्लस यहाँ पे आएगा, अब इसमें y से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो y से y कट गया, क्या बच गया x। तो यहाँ पे x का हम गुणा करेंगे तो x से कम x। तो ऊपर तो आपका बच गया x प्लस वाई, नीचे आपका है एक्स वाई। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे, x प्लस वाई कितना है 10, एक्स वाई कितना है 20। तो 10 से कटेगा 20 कितनी बार, 2 बार, और 10 से 10 कटेगा 1 बार। तो 1/2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको z की वैल्यू ज्ञात करनी है। 1/x ऋण 1/y बराबर आपका है 1/z। अब इन दोनों का अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम आएगा एक्स वाई। उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते हैं पहले वाले हर से, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स से एक्स कट गया, क्या बच गया वाई। तो वाई से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो वाई एकम वाई माइनस यहाँ पे आएगा। उसके बाद वाई से इसको डिवाइड करेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स। तो यहाँ पे x से हम गुणा करेंगे, x एकम x बराबर आपका होगा 1/z। इसके बाद इसने z की वैल्यू पूछी है तो इसको क्या करिए, इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा करिए यहाँ पे, इसका गुणा करिए यहाँ पे। तो z गुणा y माइनस एक्स बराबर होगा 1 गुणा एक्स वाई बराबर एक्स वाई। तो z की वैल्यू पूछी है तो z को रखिए यहाँ पे और इसको कर दीजिए पक्षांतर, x/y बट्टे में आपका आएगा y माइनस एक्स। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका है ये xy/y माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग कितना होगा। आपको पूछा है पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं। पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं आपकी हैं 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही कितने तक, 10 तक। तो इसने ये नहीं पूछा है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, इसने पूछा है इनके वर्गों का योग। तो इनका हम वर्ग करते हैं और इनका योग भी करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है, योग बराबर n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। n की वैल्यू यहाँ पे आएगी, कितनी संख्याएं हैं 10, n बराबर आपका होगा 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं, n बराबर 10, 10 + 1 इंटू 2 गुणा n की वैल्यू है 10 + 1 अपॉन में आपका आएगा 6। इसके बाद 10 गुणा में 10 और 1 11 गुणा 10 दूना 20 और 1 21 बट्टे में आपका आएगा 6। 2 से कटेगा 10 5 बार, 2 से कटेगा 6 3 बार, 3 से कटेगा 3 1 बार और 3 से 21 कटेगा 7 बार। तो ऊपर तो आपका आ गया 11×5 55, 55 गुणा में है 7, तो 7×5 35, 7×5 35 और 3 38, ऑप्शन नंबर डी। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला उसके लिए भी है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किन्हीं दो त्रिभुज के क्षेत्रफल समान हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है, ठीक है, या फिर हम उन्हें कह सकते हैं समभुज त्रिभुज हैं, समभुज
त्रिभुज, उन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, अगर ये ए बी सी हैं तो ये भी क्या होंगी, ए बी और सी होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए, साइनिंग आउट।